हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है CSA वनडे चैलेंज का मैच, जो कि होने जा रहा है डॉल्फिन्स और टाइटंस के बीच में। तो आई होप आप सब ने इंट्रो वीडियो जो था वो सही से देख लिया होगा। क्या है, क्यों है, कैसे है, सब कुछ वहाँ पे हमने डिस्कस करके रखा हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो अभी भी आप देख सकते हैं। अ, अभी ये मैच है हमारा पहला मैच। ऑलरेडी 3 मैचेस हो चुके हैं। वैसे तो आपको यहाँ पर सिक्स्थ मैच दिख रहा होगा, लेकिन ये है मैच डे 2। ठीक है। 3 मैचेस पहले दिन में हो चुके थे और इस सेकंड दिन में 3 मैचेस होंगे, तो इसीलिए सिक्स्थ मैच है। बाकी ज़्यादा डरने वाली कोई बात यहाँ पर नहीं है। बहुत लंबा टूर्नामेंट अभी होना है और अभी तो सिर्फ शुरुआत है। मेन जो चीज़ें बताने लायक था वो मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो में बता दिया था, तो वो सब चीज़ें मैं रिपीट नहीं करवा रहा। दोनों टीम्स के बारे में मैं आपको पहले थोड़ा आइडिया दे देता हूँ, ठीक है। टाइटंस की टीम जो है, आपको बड़े बड़े साउथ अफ्रीकन इंटरनेशनल प्लेयर्स जो होते हैं वो उनकी टीम में देखने को मिल जाते थे। अभी चलिए, बहुत सारे टीम्स के आने के बाद कुछ टीमें टूट चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी अगर आप इनकी टीम को देखेंगे तो आपको ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम होती हुई दिख जाएगी। लेकिन अगर आप थोड़ा डेप्थ में जाके देखेंगे ना, तो आपको दिखेगा कि टाइटंस की टीम में जो मेन स्ट्रेंथ होते हैं हिस्टोरिकली, वो उनके बैटिंग से हुआ करते थे, ना कि बॉलिंग से। ठीक है। बॉलिंग क्या करता था मतलब क्या होता था उनकी टीम के साथ, अगर वो बैट फर्स्ट करते थे तो काफ़ी मैचेस ऐसे गए हैं जहाँ पर वो 300, 350, इवन 400 तक भी वो टोटल बना देते थे। तो उस प्रेशर में आके सामने वाली टीमें जो है वो डर हो जाती थी और बॉलर्स में विकेट्स ऑफकोर्स मिलते थे। लेकिन अगर ऐसा कोई सीन आया जहाँ पर उनकी बैटिंग फेल हो गई हो या फिर बॉलिंग फर्स्ट करके उनको टीमों को ढेर करना हो, तो ऐसा सीन आपको टाइटंस की टीम से बहुत कम देखने को मिलता था। ठीक है। दूसरी तरफ से डॉल्फिन्स की बात अगर हम करें तो डॉल्फिन्स एक बैलेंस्ड टीम होती थी, और इसीलिए कोई सा भी फॉर्मेट हो जाए, पहले जो स्ट्रक्चर हुआ करता था वहाँ पे चाहे वो 50 ओवर का स्ट्रक्चर हो जाए, T20 हो जाए या फिर 40 मैचेस हो जाए, डॉल्फिन्स हमेशा ही एक बैलेंस्ड टीम के साथ वो खेलते थे और रिजल्ट भी उनका बहुत ही कंसिस्टेंट होता था। ठीक है। ऐसा नहीं कि उनके बैटिंग में बहुत स्ट्रांग है, बॉलिंग स्ट्रांग नहीं है, या फिर बॉलिंग बहुत स्ट्रांग है, बैटिंग स्ट्रांग नहीं है। ऐसा कोई सीन इनकी तरफ से नहीं था। और सबसे बड़ा जो एडवांटेज इनकी तरफ से था, जो कि आपको कल के मैच में भी देखने मिल सकता है, वो है ये कि इनका जो होम ग्राउंड होता है किंग्समे डरबन, ठीक है, मेन होम ग्राउंड यही होता है, पहले भी यही था। तो ये जनरली साउथ अफ्रीका का वन ऑफ द फ्यू ग्राउंड्स में से है जहाँ पे स्पिनर्स को हेल्प मिलता है। ठीक है। और डॉल्फिन्स की टीम है एकमात्र टीम, मतलब पहले जो टीम्स हुआ करते थे 6 टीम, उनमें से एकमात्र टीम वो थे जो स्पिन डोमिनेंट टीम हुआ करते थे। इनकी टीम में आपको इमरान ताहिर पहले खेलते थे। केशव महाराज ऑफ कोर्स इंटरनेशनल ड्यूटी की वजह से वो खेल नहीं पाते थे, लेकिन ये हैं जो अभी टीम की कैप्टनसी भी करेंगे। प्रेनालन सुब्रायन भी इनके स्पिनर हैं। इसके अलावा सेनुडन मुत्थुसामी जो अभी दूसरी टीम के होकर खेलते हैं, ये भी बहुत दिनों तक डॉल्फिन्स की टीम के पार्ट रह चुके हैं। तो स्पिन जो है इनका मेन गो टू अटैक हुआ करता था। पेसर्स में भी जो मेन पेसर इनकी तरफ से हुआ करते थे काफ़ी सालों तक, वो थे रॉबी फ्राइडिंग। वो भी काफ़ी स्लो बॉलिंग करवाते थे, स्विंग के ऊपर डिपेंड करते थे, उनको भी काफ़ी हेल्प मिलता था इस ग्राउंड पे। बाकी जो पेसर्स होते थे वो बस इनको सपोर्ट करते थे, उनका मेजर कोई रोल नहीं होता था। और बाकी अगर हम बैटिंग से बात करें तो बैटिंग भी इनका काफ़ी बैलेंस रहता था, कोई एक आध बैट्समैन के ऊपर इनकी टीम कभी भी डिपेंड करती नहीं थी। ठीक है। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर रहा है, ओवरऑल हिस्ट्री रहा है इन दोनों टीमों का। साउथ अफ्रीकन डोमेस्टिक सर्किट की दो सबसे बड़ी टीमों में इन दोनों टीमों का नाम आता है। तीसरे स्थान पर आप शायद कभी कभार लायंस को देख लेंगे। बाकी 3 टीमें उतना खास कुछ कभी भी कंपटीशन जीतने के मामले में उतना खास कुछ कभी कर नहीं पाए हैं। कभी कभार कुछ मैचेस में शायद फाइट बैक उन्होंने करा होगा। ठीक है। तो ये ओवरऑल हिस्ट्री है, ये ओवरऑल आइडिया है जो आप लेके चल सकते हैं। और जब तक ये वीडियो ख़त्म होगा ये चीज़ काफ़ी हद तक आपको दिख भी जाएगा कि ये जो मैंने आपको बताया है ये काफ़ी हद तक सिमिलरिटीज़ आपको मिल रही है। तो स्टार्ट करते हैं। किंग्स में डरबन में ये मैच होने जा रहा है, जहाँ डॉल्फिन्स का घर है। वेदर बिल्कुल क्लियर है, कोई इशू वाली बात नहीं है। आखिरी सीज़न तो 2 साल पुराना है, वो देख के कोई फ़ायदा है नहीं, लेकिन फॉर इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं, आखिरी 2 बार की फाइनलिस्ट है डॉल्फिन्स की टीम। इवन आखिरी 3 बार की फाइनलिस्ट है। सेकेंड थर्ड, लास्ट थर्ड जो था वहाँ पे वो टाइटंस से हारे थे। सेकेंड जो था फाइनल, वहाँ पे वो जीते थे। और पिछले लास्ट जो एडिशन हुआ था वहाँ पे उनको शेयर करना पड़ा था ट्रॉफी लायंस के साथ। तो काफ़ी कंसिस्टेंट है, आप देख सकते हैं। टाइटंस अभी अभी देखिए, अभी तो वनडे के कोई सीन वगैरह नहीं है आखिरी 2 सालों की अगर हम बात करें तो। लेकिन रिसेंटली जो 4 डे सीरीज़ है वो ख़त्म हुआ था और वहाँ पे टाइटंस की टीम चैंपियन रही है। वहाँ पे भी काफ़ी मामला हुआ था, सारी बड़ी टीम्स जो रही है उन्होंने बहुत सारे शफलिंग वगैरह करे थे, कंसिस्टेंट टीम के साथ वो नहीं उतर रहे थे। लेकिन जो भी हो, टाइटंस वहाँ पर जीती थी
और उन्होंने लीग स्टेज में मतलब इसी तरह के लीग स्टेज वहाँ पर भी थे 8 टीमों के साथ, तो वहाँ पे उन्होंने पहले स्थान पर ख़त्म किया था और डॉल्फिन्स ने ख़त्म किया था 14 स्थान पर, जो कुछ दिन पहले ही ख़त्म हुआ है। तो यही एक रीसेंट टूर्नामेंट है जहाँ से हम थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं और रीसेंट फॉर्म वगैरह का भी थोड़ा इंडिकेशन देख सकते हैं। आखिरी 5 मैचों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर डॉल्फिन्स आपको 3-1 से आगे होते हुए दिख जाएगी। आखिरी जो जीत आप देख रहे हैं टाइटंस का, वो थर्ड लास्ट सीजन का फाइनल था जहाँ पर उन्होंने हराया हुआ था डॉल्फिन्स को बहुत ही बुरी तरीके से। इस ग्राउंड पे अगर रिकॉर्ड्स की बात करें तो पिछले एडिशन में कोई मैच यहाँ पर नहीं हुआ था क्योंकि पूरा टूर्नामेंट ही पॉचेस्ट्रूम में हुआ था। उसके पहले वाले एडिशन में 3 मैच खेलकर 3 जीत, जो मैंने आपको अभी अभी बताया, वही यहाँ पर भी आपको दिख जाएगा जब हम ग्राउंड के बारे में बातें करेंगे कि ये ग्राउंड को, डरबन को अपना घर बना के रखती है डॉल्फिन्स हमेशा ही। तो वही आपको यहाँ पर भी दिख रहा है हिस्टोरिकली। अभी देखिए सारी हिस्ट्री है, बहुत सारे टीम से बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, कुछ चीज़ें बदल भी सकती हैं, लेकिन हिस्ट्री जो रहा है, जो आइडिया हमारे पास पहले से रहा है, वही मैं आपके सामने क्लियर कर रहा हूँ। बाकी क्या होगा आगे हम देखते हैं। नीचे मैचेस की अगर हम बात करें आखिरी 5 मैचों की, तो अगर आप नोटिस करेंगे, देखो ये जो मैच था ये है मेरे ख्याल से थर्ड लास्ट मैच जो है, सेकंड लास्ट मैच डरबन में क्या हुआ था। टाइटंस ने करा था पहले बैटिंग, जो मैंने आपको ऊपर ही बताया ना, 300 रन उन्होंने बना दिए, लेकिन यहाँ पर 9 विकेट गिरे। बाकी टीम्स जब होते हैं ना, ये 300 वाला रन जो है वो भी 50 रन ज़्यादा हो जाता है और 9 विकेट तक भी नहीं गिरते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि यहाँ पर डॉल्फिन्स की टीम थी जो कि काफ़ी अच्छी बॉलिंग लाइनअप वाली टीम है, वो भी डरबन में, तो इसलिए उनके बॉलर्स काम पे तो आ गए थे, लेकिन कुछ खास फायदा वो फिर भी उठा नहीं पाए थे। क्लासन करंट स्क्वाड में बस आपको दिख जाएंगे, बाकी बहुत सारे प्लेयर्स थे, लेकिन करंट स्क्वाड में यह प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है। महाराज और सुब्रायन आपको दिख जाते हैं। डॉल्फिन्स निपट गई, यही चीज़ होता था पहले टाइटंस के साथ, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। मकन्या जो अभी दूसरी टीम के होकर खेलते हैं और टीम की कैप्टनसी भी करने वाले हैं, तो अपने पुराने टीम के अगेंस्ट में खेलने आने वाले हैं सिबोनेलो मकन्या। बाकी डाला एल्गार, एल्गार जो है इन ये पहले बॉलिंग कराते थे, क्योंकि टाइटंस की टीम जो रही है उनके पास जो मेन स्पिनर हुआ करते थे वो थे तबरेज सामसी। अभी तबरेज सामसी इंटरनेशनल ड्यूटी में बिजी हो जाने के बाद से उनके पास मेन स्पिनर उस तरह से कोई नहीं रहते थे, इसीलिए डीन एल्गार को बॉलिंग करानी पड़ती थी। और ये ग्राउंड क्योंकि स्पिनर्स को हेल्प करता है, तो डीन एल्गार की बॉलिंग काफ़ी काम पे आती थी, जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। टाइटंस ने यहाँ पर बहुत ही बड़े मार्जिन से जीत हासिल करा था। उसके बाद ये जो था थर्ड लास्ट सीजन का फाइनल था, फिर से वही चीज़, टाइटंस ने पहले बैटिंग करी, विशाल स्कोर खड़ा किया। एडन मार्करम नंबर 4-5 पर बैटिंग करने आए थे, 70-80 गेंदों में 127 रन बना दिया। बाकी भी थॉयनिस डेब्रो एंड डीन एल्गार यहाँ पर भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस बार बैटिंग से। और ये कुछ बॉलर्स हैं जिन्होंने कुछ विकेट तो निकाला, उन्हें कुछ खास फायदा हुआ नहीं। डॉल्फिन फिर से निपट गई। साडेल एरवी, ये नाम थोड़ा नोटिस करना है आगे जाके, पेलुक वायो, और ये कुछ बॉलर्स हैं जिन्होंने परफॉर्म करा, जैसे शमशी। एल्गार की बॉलिंग आप यहाँ पर भी नोटिस कर सकते हैं। अभी एल्गार बॉलिंग करा सकते हैं, कराएंगे या नहीं ये बता पाना मुश्किल है, क्योंकि लास्ट मैच में उन्होंने बॉलिंग नहीं कराया था, लेकिन ये यहाँ पे इफेक्टिव होते हैं जब भी उन्होंने बॉलिंग कराया है, हमेशा ही कुछ ना कुछ काम ये करके जाते हैं। अगला मैच ये हुआ था सेंचुरियन में। इस बार टाइटंस का स्कोर थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन 39 ओवर में 275 रन बहुत ज़्यादा ही होता है, आप कह सकते हैं। एल्गार फिर से आपको दिख रहे हैं कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, स्पेशली एल्गार बैटिंग से जो है आपको सेंचुरियन में ही मोस्टली रन बनाते हुए दिख रहे हैं। डरबन में उनकी बॉलिंग का बोनस आ जाता था पहले, ठीक है, अभी देखना पड़ेगा कि ये बोनस अभी वो काम पे लगा पाते हैं या नहीं। क्लासन फिर से, और ये कुछ बॉलर्स से जिन्होंने परफॉर्म करा, फिर से हाई स्कोरिंग आपको मैच दिख रहा है, स्पेशली टाइटंस की तरफ से। डॉल्फिन्स ने हालांकि यहाँ पर चेस कर लिया था इस बार, पूरा पासा पलट दिया था ग्रांड रॉल्फसन ने। ये इनके मतलब ब्रेकआउट सीजन था, जिसके बाद से ये रेगुलर हुए हैं डॉल्फिन्स की टीम में, और मेरे ख्याल से ये पहला या दूसरा मैच ही था इनका। धमाकेदार बल्लेबाजी उन्होंने करी थी, और ये कुछ परफॉर्मेंस थे जहाँ से सारे डेल भी आपको रिपीट होते हुए दिख रहे हैं। ये है लास्ट मैच जो तबियत से जो टूर्नामेंट हुआ था 19-20 वाला, उस सीज़न का लास्ट मैच, और लास्ट मैच जब ये दोनों टीमें इसी ग्राउंड पे खेल गई थी। इस बार डॉल्फिन्स ने पहले बैटिंग करा और 300 के पार स्कोर पहुंचा दिया। फिर से रॉल्फसन, फिर से एरवी, जॉन डो फिर से, और एकरमैन जो अवेलेबल नहीं है। तो एरवी का नाम कई बार आ चुका है, चेजिंग में 30-40 के भीतर रन है, बैटिंग फर्स्ट में 68। और रॉल्फसन एक बार जो आपने पहला जो जीत दर्ज करते हुए देखा था डॉल्फिन्स को, वहाँ पे अकेले ही मैच का रूप बदल दिया था। उसके बाद यहाँ पर भी बढ़िया स्टार्ट, जूनियर डाला और मार्करम। देखिए इस बार एल्गार बॉलिंग नहीं करने आए, मार्करम आ गए, और डरबन के ग्राउंड पे इनकी बॉलिंग भी काम पे आ गई। ठीक है, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। टाइटंस निपट गए, 46 ओवर में 295 का टारगेट था, वो 259 पर निपट गए। मार्करम की बैटिंग भी यहाँ पर काम पे आई थी, लेकिन खास कुछ हुआ नहीं। महाराज जो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली ये कंसिस्टेंटली अवेलेबल नहीं हो पाते हैं इंटरनेशनल ड्यूटीज़ की वजह से, चाहे अभी तो चलिए लिमिटेड ओवर में भी इनको रेगुलरली मौका मिलने लगा है, लेकिन देख सकते हैं आप कि स्पिनर्स किस तरह से इफेक्टिव हो रहे हैं। ऊपर भी आपने डाला वगैरह के मौका ना, एल्गार वगैरह का नाम देखा होगा, यहाँ पर मार्करम है, महाराज है, बाकी ये कुछ बॉलर्स हैं जिन्होंने परफॉर्म करा।
और लास्ट जो मैच हुआ था वो हुआ था पॉचेस्ट्रूम में, जो कि लास्ट एडिशन का मैच है। जैसे मैंने आपको बताया कि पूरा टूर्नामेंट ही पॉचेस्ट्रूम में हुआ था। तो बहुत ज़्यादा कुछ रेलिवेंट यहाँ से आपको मिलेगा नहीं, लेकिन जो हुआ था वो है ये कि रॉयल अफसर ने यहाँ पर भी धागा खोला था। बाकी फेसबुक वालों ने कुछ रन बनाए थे, डॉल्फिन्स ने डिसेंट स्कोर बनाया था। ये कुछ परफॉर्मर्स थे, यहाँ से शमशी और डाला आपको रिपीट होते थे। टाइटंस निपट गए थे 196 पर। थॉनिस डेब्रान के कुछ स्कोर्स थे। रुआन डेशवर्ड जो अपने पुराने टीम के आगे में खेल रहे थे, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। करविन मुंगरू, बाकी भी कुछ परफॉर्मर्स है, लेकिन वो करंट स्कोर में अवेलेबल नहीं है। तो जो चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं कि पहले दो मैचेस में जो आखिरी 5 में से या 6 मैचेस की अगर हम बात करें, तो पहले 2 मैचेस में टाइटंस ने बहुत डोमिनेट करा था बैटिंग से, या फिर आप कह सकते हैं पहले 3 मैचेस में। ठीक है, तीसरा मैच में भले ही हारे थे, लेकिन बैटिंग अच्छी हुई थी। उसके बाद से टाइटंस को थोड़ा थोड़ा करके बैटिंग में दबोच रही है डॉल्फिन्स की टीम, और उनका बैटिंग बेटर हो रहा है। ठीक है, जिनमें से आखिरी जो डरबन वाला मैच था वहाँ पे भी हमने वो चीज़ होते हुए देखा है, और उसके बाद जो नेक्स्ट मैच था पॉचेस्ट्रूम में, वहाँ पर भी हमने वो चीज़ होते हुए देखा है। करंट स्क्वाड मेंबर्स में से डॉल्फिन्स की तरफ से हमने 2 नाम देखे हैं, जो उनके 2 ओपनर्स हैं। ग्रांट रॉल्फसन रुला के रखा हुआ है, जो 3 मैचेस उन्होंने खेले हैं, ऐसा कोई भी मैच नहीं गया है जहाँ पर उनको स्टार्ट नहीं मिला है। एक में 41, एक में तो एक तरफा मैच उन्होंने हरा दिया था 135 नॉट आउट करके, 135 भी था शायद, 147 नॉट आउट करके, और लास्ट मैच में भी 65 उन्होंने बना के रखा हुआ था। बाकी भी कोई आए होंगे कभी कभार, लेकिन ये है टाइटंस की तरफ से कंसिस्टेंटली हमें कोई देखने को नहीं मिल रहे हैं। थॉनिस डेब्रान का नाम 2 बार आ चुका है। बाकी उनकी बैटिंग में बहुत चेंजेस होते हैं। ठीक है, इतने सारे बैट्समैन होते हैं ना इनके पास, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। अभी तो चलिए फिर भी क्विंटन डिकॉक जैसे प्लेयर्स खेल नहीं रहे हैं, इनकी टीम से फाफ डुप्लेसी भी खेला करते थे कभी कभार। तो इतने सारे प्लेयर्स होते हैं ना कि मतलब क्या ही मैं बताऊं, उनके बैट्समैनों को लेकर भी 2 टीम बनाया जा सकता है, जो तबीयत से 2 टीम बनाया जा सकता है। इतने सारे बैट्समैन होते हैं, टैलेंटेड बैट्समैन। तो जब भी होप उस तरह से कंसिस्टेंटली बैट्समैन हमें नहीं देखने को मिले हैं। बाकी पहले 2 मैचेस में हमने देखा कि डॉल्फिन्स की बैटिंग थोड़ी सी लड़खड़ आई थी, लेकिन धीरे धीरे करके रिसेंट मैचेस में डॉल्फिन्स ने काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करी है, इवन टाइटंस से भी ज़्यादा अच्छा। ठीक है, तो ये फुल सीन है। आखिरी अगर हम 5 या 6 मैचेस की बात करें, तो आप मोमेंटम अगर बात करेंगे तो वो डॉल्फिन्स के पास है रिसेंट मैचेस में, बॉलिंग से भी और बैटिंग से भी। कुछ नामों को हमने नोटिस करा है, उनको तो हम प्रायोरिटी देंगे ही। बाकी देखिए 2 साल का गैप रहा है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं, लेकिन जनरली ये टूर्नामेंट में सारे रिकॉर्ड्स वगैरह काम पे आते थे पहले। अभी देखना पड़ेगा, इसलिए आपको पहले ही इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया हुआ था कि अभी थोड़ा सा टेस्टिंग मोड पे रखना, पहले 5-7 मैच तक देखना क्या चल रहा है, उसके बाद हम कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि कैसे हमें खेलना है आगे। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि 2 साल का गैप हो चुका है, बहुत सारी चीज़ें चेंज भी हो सकती हैं, तो देखना पड़ेगा। बाकी रिकॉर्ड्स और हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो वो ये रहा है। अगर हम समराइजन पे आ जाएं, तो ये कुछ परफॉर्मर्स हैं जो अभी भी करंट स्क्वाड में अवेलेबल हैं, पहले भी खेलते थे। हेनरी क्लासन कुछ अच्छे रिकॉर्ड्स रहे हैं, और सारे रेड भी, और ग्रैंड रॉल्फसन यहाँ पर उन्होंने लिखा नहीं है, लेकिन ग्रैंड रॉल्फसन भी आप देख सकते हैं 3 में से 2 बार उनका 50+ स्कोर है, एक इंक्लूडिंग एक बहुत बड़ा 100 भी उनके खाते में रहा है। और बॉलिंग से जूनियर डाला, जिनके अच्छे रिकॉर्ड्स हुआ करते थे। बाकी जो स्पिनर्स हुआ करते थे, कभी एल्गार, कभी मार्करम, कभी शामशी, ये आपको अल्टरनेट होते हुए दिखे हैं स्विट्जरलैंड टूर्नामेंट के ग्राउंड पे। डॉल्फिन्स की तरफ से खास कुछ कंसिस्टेंट कोई नहीं है, जो खेले हैं उन्होंने परफॉर्म करा है, ऐसा ही है। तो ये सारी चीज़ें जो हेड टू हेड से बताने लायक था। अभी हम बात करेंगे ग्राउंड के बारे में। ग्राउंड जो है डॉल्फिन्स का घर है, तो यहाँ पे जो प्लेयर्स के नाम को दिख जाएंगे, तो यहाँ पे भी आपको सारे रवि का नाम दिख जाता है। थोड़ा सा एवरेज कम है, लेकिन यहाँ पे भी काफ़ी डिसेंट परफॉर्मेंस है। तो आगे भी कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा, उनके बारे में भी आपको सुनना पड़ेगा, तो वो सुनते रहना। और बॉलिंग से अगर हम बात करेंगे, तो केशव महाराज, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ही बढ़िया रिकॉर्ड यहाँ पर वो होल्ड करते हैं। कुछ मैचेस में शायद कम भी रहे होंगे, लेकिन ओवरऑल इनका बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहता है इस पर्टिकुलर ग्राउंड पे। और उसका रीज़न भी मैंने आपको बता दिया कि इस ग्राउंड में वैसे भी स्पिनर्स को काफ़ी हेल्प मिलते हैं। तो ऑलरेडी आप ये आइडिया लगा सकते हैं, ऊपर भी हेड टू हेड में आपने एल्गार, मार्करम जैसे प्लेयर्स को यहाँ पे अच्छा करते हुए देखा है, जो कि फ्रंटलाइन स्पिनर है भी नहीं। अच्छा, तो अभी हम बात करेंगे इस ग्राउंड के बारे में। तो अभी बात देख रहे थे कि यहाँ पर ग्राउंड पे मैचेस कैसे कैसे हुए हैं। थोड़ा सा पुराना मैच हमें देखना पड़ेगा, इवन इंटरनेशनल मैच भी लास्ट यहाँ पे 2019 में ही हुआ था। 2020 में एक मैच होना था, वो भी नहीं हो पाया था इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच में। तो वहाँ पे भी वो सेम ही चीज़ें हैं, वहाँ से भी मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा, सुनते रहना। और यहाँ पे जो फ्रेंचाइज क्रिकेट के जो मैचेस हुए थे, मतलब डॉल्फिन्स वगैरह जब थी टीम पूरी तरीके से, तो वो मैचेस जो हुए थे वो भी हम यहाँ पे देखेंगे, तो थोड़ा आइडिया यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो ये जो लास्ट सेकेंड लास्ट हेड टू हेड था, ये कुछ परफॉर्मर्स से वेंडियार, हेइनोकुन दूसरी टीम में खेलते हैं, बिहारडियन दूसरी टीम में है, मुतुसामी दूसरी टीम में है, ये तो अवेलेबल नहीं है। अच्छा, मुतुसामी आप नोटिस कर सकते हो, एक और स्पिनर।
ठीक है, इनका नाम मैंने ऊपर नहीं लिखा था क्योंकि अभी इस टीम के होकर खेलते नहीं हैं, लेकिन आप स्पिनर का रोल यहाँ पर देख सकते हो। बाकी महाराज सुब्रायन भी स्पिनर ही हैं। तो 6 विकेट जो बॉलर निकाले उनमें से 5 स्पिनर्स के रहे हैं। और जैसे मैंने पहले आपको बताया कि डॉल्फिन्स की तरफ से पेसर्स मतलब फ्राइलिंग को छोड़ के जो पेसर्स होते थे वो बस नाम के होते थे ओवर्स कटवाने के लिए, बाकी उनका कुछ मेजर रोल रहता नहीं था। तो क्लासन यहाँ पर रहे हैं। बाकी अगर आप यहाँ से देखेंगे तो मकन्या, डाला, एल्गार, मोड़ेकी अवेलेबल नहीं है, वैनजार्सफील्ड अवेलेबल नहीं है, डाला भी स्क्वाड में है, देखना पड़ेगा खिलाया जाता है या नहीं। अगला मैच वॉरियर्स बनाम डॉल्फिन्स। अभी देखिए महाराज का जलवा क्या हुआ, महाराज ने यहाँ पर निकाल दिया 4 विकेट। मुतुसामी ने यहाँ पर विकेट निकाला था, अवेलेबल नहीं है। ईथन बॉश के 2 विकेट, डॉल्फिन्स ने चेस कर लिया, लीड करा था एरवी ने। बाकी भी कुछ प्लेयर जैसे रहे होंगे जिनका कोई मेजर यहाँ पर कुछ नाम पता नहीं है। अगला मैच डॉल्फिन्स बनाम नाइट्स। रन्स देखिए ज़्यादा नहीं बन रहे हैं, 209 रन, जिनमें से एकरमैन, महाराज की बैटिंग भी आई, बल्लेबाजी उन्होंने करी भी अच्छी तरीके से। महाराज सुब्रायन ने यहाँ पर बैटिंग से संभाला था, नहीं तो रन इतना भी नहीं बनता शायद। पेसर्स के 4 विकेट, लेकिन स्पिनर्स ने भी यहाँ पर इफेक्ट डाला, उसको भी बढ़िया तरीके से डिफेंड कर लिया डॉल्फिन्स की टीम ने। मुंगडू के 3 विकेट्स थे यहाँ पर जो करंट स्कोर में अवेलेबल है, बाकी ताहिर अवेलेबल नहीं है, और महाराज जिनके 2 विकेट्स। ये जो लास्ट हेड टू हेड था जो आपने ऊपर देखा था, जहाँ पे भी एरवी के कुछ स्कोर्स थे, रॉयल अफसन के स्कोर्स थे, जॉन्डो के कुछ स्कोर्स थे, और मार्करम की बॉलिंग भी काम पे आई थी। बाकी टाइटंस चेज नहीं कर पाई थी। मार्करम के साथ यहाँ से महाराज, डुपा, फिलॉन, फ्राइडिंग, जैसे मैंने बताया फ्राइडिंग इफेक्टिव हो जाता है यहाँ पे सुब्रायन कुछ परफॉर्मर्स से। और लास्ट जो मैच हम देख सकते हैं वो हुआ था लायंस और डॉल्फिन्स के बीच में। लायंस को 244 पर निपटा दिया था, कोई इनमें से अवेलेबल नहीं है पहले रो में जितने बॉलर्स से। बाकी डुपा, फिलन, मकन्या बॉलिंग भी करा सकते हैं, ये चीज़ नोटिस करने वाली बात है। मैं आगे आपको सब कुछ समझाऊंगा कौन से सिचुएशन में ये बॉलिंग करा सकते हैं, लेकिन करा सकते हैं। बाकी सुब्रायन का 1 विकेट, डॉल्फिन से चेस कर लिया फिर से एरवी के स्कोर्स, एकरमैन, जॉन्डो और मुतुसामी जिनके भी परफॉर्मेंसेस थे, और आरन फंगिसो जिनको स्क्वाड में रखा गया है। पहले लायंस के होकर ना सिर्फ खेलते थे बल्कि टीम की कैप्टनसी भी करते थे, तो वो अभी स्क्वाड में है। पॉसिबिलिटी है ये खेले, देखना पड़ेगा। बाकी आप नोटिस कर सकते हैं कि स्पिनर्स का जो रोल मैंने आपको ऊपर समझाया था वो यहाँ पे भी बरकरार हो रहा है। ऐसा नहीं कि हो सकता है डोमिनेट शायद नहीं करे, लेकिन स्पिनर्स यहाँ पे ओवरऑल बाकी जितने ग्राउंड्स होते हैं साउथ अफ्रीका में, वहाँ से आपको ज़्यादा इफेक्ट यहाँ पे वो लाते हुए दिख जाएंगे। और अगर आप रनों की बात करेंगे, रन्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं बनते हैं। अगर आप 250 260 बना देते हैं तो वो यहाँ पे चेस कर पाना बहुत मुश्किल होता है। ऊपर जो आपने एक बार देखा था ना कि टाइटंस ने बिल्कुल पहला वाला मैच जो था, ये वाला मैच, टाइटंस ने ये 300 रन बना दिए थे। मैंने आपको इसीलिए पहले ही बताया कि अगर ये दूसरा कोई ग्राउंड या दूसरा कोई ओपोनेंट होता तो ये रन 50 रन ज़्यादा ही होता है और विकेट्स भी कम गिरते। लेकिन फिर भी क्योंकि टाइटंस कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग बैटिंग पावर वाली टीम थी, उन्होंने 300 रन पहुँचा दिए, यदि इतना रन यहाँ पे बनता नहीं है। ठीक है, उसके अगर आजू बाजू आप देखेंगे, देखिए 119 पर टीमें निपट गई, चेस हो गया ऑफकोर्स। उसके बाद 209 पर 9, वो भी चेस तो दूर की बात, हाफ रन तक भी मुश्किल से पहुंच पाए। उसके बाद एक बार यहाँ पर डॉल्फिन्स ने भी 300 रन बना दिए थे हालांकि। तो ऐसा यहाँ पे रहता है, बहुत रन यहाँ पे आप जनरली देखते नहीं होंगे। और ये जो सीज़न था ना, यहाँ पे जो 300 रन बनाया था, ये सीज़न में टाइटंस की बॉलिंग कंसिस्टेंटली ख़राब हो रही थी हर मैच पे। ठीक है, इवन नाइट्स जो कि इस डोमेस्टिक सर्किट में सबसे वीकर टीम हुआ करती थी, उन्होंने भी 300 350 के आसपास कोई टारगेट उनको मिला था इसके पहले ही मैच पर, इसके बाद के मैच पे उन्होंने चेस कर दिया था। तो ऐसा सीन चल रहा था। नहीं तो इस ग्राउंड पे बहुत रन्स नहीं बनते हैं, स्पेशली अगर आपके पास अच्छा खासा स्पिन अटैक है, जो कि मुझे लगता है कल के मैच में दोनों ही टीमों के पास होना चाहिए। तो मुझे लगता नहीं कि आपको यहाँ पर बहुत रनों की उम्मीद रखनी चाहिए। ठीक है, स्पिनर्स आपको कंसिस्टेंटली रखने हैं। कुछ नाम हमने नोटिस करे हैं, वो है कुछ नाम आगे मैं आपको बताऊंगा जिनको आप नोटिस कर सकते हैं। अच्छा, इस सीज़न में एक मैच हुआ था इन दोनों टीमों के बीच में, जो हुआ था सेंचुरियन में। मैं वो मैच आपको 4 डे मैच की बात कर रहा हूँ। वो मैं मैच आपको क्यों नहीं दिखा रहा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि 4 डे मैचेस में ना ये जो सारी बड़ी टीम्स रही है, मतलब टाइटंस, डॉल्फिन्स, लायंस, वॉरियर्स, ये बहुत सफलिंग कर रहे थे। मतलब किसी एक प्लेयर को कंसिस्टेंटली वो खिला ही नहीं रहे थे। अगर आप नोटिस करेंगे तो टोटल हर टीम ने मेरे ख्याल से 7 मैचेस खेले होंगे। तो तबीयत से अगर टीमें खिलाती प्लेयर्स को तो उनको 14 इनिंग्स बैटिंग करने को मिल सकता था। लेकिन डॉल्फिन्स की तरफ से हाईएस्ट इनिंग्स जिस प्लेयर ने बैटिंग करा है वो थे, उनका इनिंग्स था 6। नाम मुझे याद नहीं, लेकिन कोई तो प्लेयर थे जिन्होंने 6 इनिंग्स खेला था, वही हाईएस्ट प्लेयर मतलब इनिंग्स खेलने वाले प्लेयर रहे थे। टाइटंस की तरफ से 2-3 प्लेयर्स रहे हैं जिन्होंने बहुत मैचेस खेले थे, 12-13 करके इनिंग्स उन्होंने खेल के रखा हुआ था, लेकिन उनमें से कोई भी इस वनडे टीम के इस पार्ट में नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए उस मैच में भी बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स थे जो करंट सिस्टम में नहीं है। लेकिन कुछ नाम मैं आपको बता सकता हूँ जिनको आप नोटिस कर सकते हैं जो करंट सिस्टम में है, जो मैं आपको आगे बताऊँगा।
उनको आप नोटिस कर सकते हैं, ठीक है। और भी कुछ चीज़ें हैं इस ग्राउंड के बारे में, मतलब पास्ट में जब मैचेस हुए हैं या फिर इंटरनेशनल मैचेस जो हुए हैं, वहाँ से कुछ प्लेयर्स को मैंने ऑब्जर्व करा है जिन्होंने अच्छा करा हुआ था, तो उनके बारे में भी हम आगे बातें करेंगे, सुनते रहना। तो ओवरऑल ये है ग्राउंड के बारे में आइडिया। कुछ नाम हमने यहाँ से देखे हैं, आइडिया लिया है किस तरह के स्कोर्स बनते हैं, किस तरह के बॉलरों को हेल्प मिलता है। टॉस का उतना कुछ इफेक्ट नहीं है, अगर आप यहाँ पे 250 260 के ऊपर रन बना देते हैं तो आप डिफेंड कर सकते हैं। अगर यहाँ पर अगर मतलब उससे कम, मतलब बहुत कम ही बना है, जनरली वो चेज़ हो जाना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास अच्छा खासा स्पिन अटैक है तो आप इस मैच में हमेशा ही बने रहते हैं। अच्छा, अभी आ जाते हैं प्लेइंग इलेवन की तरफ और देखते हैं क्या मेजर चेंजेस हो सकते हैं और क्या क्या मामला है। टाइटंस आखिरी मैच डे में एक मैच वो खेले थे जहाँ पर उनको जीत नसीब हुआ था। तो उस मैच में ये जो आप बाजू में नंबर्स देख रहे हैं ना, उस मैच का परफॉर्मेंस कौन सा था, ये उसी का इंडिकेशन है। जहाँ पर क्लोटी ओपनिंग कर रहे थे। क्लोटी पहले वॉरियर्स के होकर खेलते थे, अभी टाइटंस की टीम में आ चुके हैं थॉयनिस जेब्रन के साथ। थॉयनिस जेब्रन ने 100 मार के रखा हुआ था, और वैसे भी आपकी टीम के बाद ये रहने चाहिए। डीन एल्गार अच्छा खासा कुछ कर नहीं पाए थे, और ये बॉलिंग भी नहीं उनको करानी पड़ी थी, 5 बॉलर के साथ ही मामला निपट गया था। लेकिन अगर यहाँ पे वो बॉलिंग करा लेते हैं, जिसके चांसेस मुझे लगता है काफ़ी है, स्पेशली क्योंकि मार्करम ने भी बॉलिंग नहीं कराई, कम से कम मुझे लगता है मार्करम और एल्गार में से कोई तो ओपनिंग, मतलब कोई तो बॉलिंग जो है ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर अगर आप आखिरी मैच की टीम को नोटिस करेंगे तो टीम के पास शमशी के अलावा और कोई स्पिनर नहीं थे। हालांकि उन्होंने स्क्वाड में साइमन हार्मर, नील ब्रांड, आरन फंकीसो के रूप में स्पिनर्स को रखा हुआ था, लेकिन कोई खेले नहीं थे। अगर सेम प्लेइंग इलेवन के साथ टाइटंस की टीम उतरती है, ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कम से कम मार्करम को भी ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्करम को ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि बॉलिंग वो करें। एल्गार का मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता, एल्गार की भी चांसेस हैं, लेकिन मार्करम की ज़्यादा चांसेस हैं। मार्करम पहले रेगुलर कोटा के ओवर्स करवाते थे, इंटरनेशनल भी बॉलिंग वो करवाते हैं, तो इसीलिए मुझे लगता है कि मार्करम को ज़रूर बॉलिंग यहाँ पे करवानी चाहिए। उन्होंने पास्ट में यहाँ पर सक्सेस भी ला के रखा हुआ है, और स्पिनर्स को यहाँ पर वैसे भी हेल्प मिलता रहा है हिस्टोरिकली। बाकी अगर हम बात करेंगे, ये जो बाजू में आपको फायर वाला साइन दिख रहा है, इसका मतलब है कि जितने मैचेस इन्होंने खेले हैं 4 डेज टूर्नामेंट में, वहाँ पे इनका फॉर्म, और उस हिसाब से हेनरी क्लासन, कॉबिन बॉश और ऐसे साइमन हार्मर, ये 3 ऐसे प्लेयर्स रहे हैं जिन्होंने कमाल का फॉर्म दिखा के रखा हुआ था 4 डे मैचेस में, ठीक है। हालांकि अलग बॉल है, अलग है, लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत मोमेंटम की बात करना चाहते हैं, फॉर्म की बात करना चाहते हैं, तो वो इंडिकेशन आप यहाँ से ले सकते हैं। ये 3 वहाँ पर कमाल के फॉर्म से रहे हैं, ठीक है। बाकी अगर हम प्लेयर्स की बात करें तो देखिए, थॉयनिस जेब्रन, डीन एल्गार, इंडियन मार्करम, तीनों ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। मकान्या एक मीडियम बेस बॉलर है, और पहले ये डॉल्फिन्स के होकर खेलते थे, लेकिन उस तरह से उनको कभी भी इस्तेमाल नहीं करा गया। अभी टाइटंस की टीम में भी इनको मैं नहीं कहूँगा बहुत बढ़िया तरीके से इस्तेमाल करा जा रहा है। इनसे भी बड़े प्लेयर्स हैं टीम में जिनको कैप्टन बनाया जा सकता था, लेकिन क्योंकि ये पूरे सीजन के लिए अवेलेबल होंगे, ये जो बाकी प्लेयर्स आपको दिख रहे हैं ना, जो बड़े प्लेयर्स हैं, जैसे थॉयनिस जेब्रन हो गए, मार्करम हो गए, एल्गर हो गए, ये बीच में चले जाएंगे इंटरनेशनल मैचेस खेलने, लेकिन ये रहेंगे, इसीलिए इनको कैप्टन बनाया गया। ये बॉलिंग भी करा सकते हैं, ठीक है, अगर टीम को ज़रूरत पड़े तो ये बॉलिंग करा सकते हैं, और ये अपने पुराने टीम के उसमें खेलने आने वाले हैं। हेनरी क्लासन बहुत ही बढ़िया फॉर्म से आ रहे हैं, और इनके रिकॉर्ड्स भी हिट में डिसेंट है, बहुत बढ़िया तो नहीं लेकिन डिसेंट है। बाकी कीपिंग भी यही करवा रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर ये बन जाते हैं। कॉर्बिन बॉश कमाल के फॉर्म से गुजर रहे थे 4 डे मैचेस में। लास्ट वनडे में जो फर्स्ट मैच डे 1 पे मैच हुआ था, वहाँ पर इन्होंने बैटिंग से तो धमाकेदार इनिंग्स खेली थी, 51 रन बनाए थे 30 और कुछ बॉल पे, लेकिन उनको विकेट्स नहीं मिले थे। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करने वाले प्लेयर हैं, और जिनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है किसको कैप्टन बनाया जाए, क्या करा जाए, तो वो बिल्कुल सेफ इनके साथ जा सकते हैं कैप्टनसी के लिए, इतना ही मैं कह सकता हूँ। बहुत ही अच्छे फॉर्म से गुजर रहे हैं, इवन 100 ही मार के रखा हुआ है 4 डे मैचेस में, और मेरे ख्याल से टीम के हाईएस्ट विकेट टेकर भी थे अगर पेसर्स की बात करी जाए तो। सेम रोल है जिकमाने का भी, जिकमाने को भी 10 ओवर की बॉलिंग मिल रही है, लेकिन इनका बॉलिंग हैंड उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा इनका बैटिंग हैंड है। ये इनको अगर 20-30 गेंद मिल गए तो ये अकेले ही मैच का रुख बदल सकते हैं। बॉलिंग इनको 10 ओवर ज़रूर दिया गया है, क्योंकि सामने उतनी स्ट्रॉन्ग टीम थी नहीं लास्ट मैच में, लेकिन अगर यहाँ पे तबीयत से ठीक ठाक प्लेयर्स आ गए सामने, जो कि डॉल्फिन्स के पास हैं भी, तो मुझे लगता नहीं कि इनको फिर से आपको 10 ओवर करने को दिखने को मिल जाएगा। लिजात विलियम्स एक और इंपॉर्टेंट बॉलर है, स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट में इफेक्टिव रहते हैं। लास्ट मैच में 2 विकेट, और लुंगी एनगीडी मुझे बताने की जरूरत नहीं है कौन है, 5 विकेट उन्होंने निकाला हुआ था, तबड़े सामसे के भी 2 विकेट्स थे। तो हमारे टीम में जो जो प्लेयर्स होंगे जिनमें से हम लेंगे, थॉरिस जेब्रॉयन, डीन एल्गार, एडन मार्करम, ये 3 यहाँ से आपके लिए हो गए, कॉर्बिन बॉश आपके लिए हो गए 4, उसके बाद तबड़े सामसी 5,
बाकी बॉलिंग फर्स्ट या बॉलिंग सेकंड के हिसाब से यहाँ पर एनगीडी, जिकमाने इनको हम, या लिजात विलियम्स इनको हम ऐड कर लेंगे छठे प्लेयर सातवें प्लेयर के तौर पे। लेकिन ये 5 प्लेयर्स मैंने आपको बताया, मतलब ये 4 और तबरेज सामसी, ये 5 हमारे टीम में ज़रूर से होंगे। ठीक है। क्लास एल्गार के बैटिंग रिकॉर्ड डिसेंट है डरबन के बाहर स्पेशली, लेकिन यहाँ पर वो उन्होंने बॉलिंग से भी इफेक्ट डाला हुआ है। मैं गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन थोड़ा सा चांस है कि ये बॉलिंग कराए। लेकिन जो मुझे लग रहा है कि हाई पॉसिबिलिटी है मार्करम का, वो है उनका बॉलिंग कराना हाई चांसेस है। बेंच पे जो प्लेयर्स हैं इनमें से साइमन हार्मर मुझे लगता है इफेक्टिव हो सकते हैं, और इनका बैटिंग हैंड भी बहुत अच्छा है। पिछले मैच में भी क्यों नहीं खिलाया गया था मुझे नहीं पता है। आरोन फंगीसो एक और इम्पॉर्टेंट बॉलर हैं, स्पेशली इस फॉर्मेट में आरोन फंगीसो बहुत ही इफेक्टिव बॉलर होते हैं। ये चाहे कैसा भी कंडीशन हो जाए, कुछ भी हो जाए, इनको पता होता है कैसे विकेट निकालना है। ठीक है। और इसीलिए लायंस की टीम में कैप्टन भी थे और एवर रिलायबल रहते थे हमेशा ये। और ये कंडीशन तो वैसे भी इनको हेल्पफुल हो सकता है। और लास्ट जो मैच इन्होंने खेला था यहाँ पे, वहाँ पे उन्होंने 2 विकेट निकाल कर रखा हुआ था। तो मैं स्पेशली इन दोनों के बारे में बताऊंगा। बाकी भी नील ब्रांड, जूनियर डाला के हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छे हैं, ये आपने देख के रखे हैं। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। हालांकि जूनियर डाला जो रहा था उनका, मतलब रहता था मोमेंटम, जो रहता था फॉर्म इनका 2-3 सीज़न पहले, वो जूनियर डाला भी ये नहीं रहे हैं। लेकिन स्पेशली हार्मर और फंगीसो, ये 2 नाम मैं ऐड करना चाहूँगा। अगर ये खेलते हैं तो आप इनके बारे में सोच सकते हैं। बात करते हैं डॉल्फिन्स की टीम के बारे में। डॉल्फिन्स की टीम में तो शफलिंग जो था 4 डे मैचेस में, वो और भी ज़्यादा हुआ था। ये तो फिर भी चलो, जो क्लासन वगैरह मैंने आपको नाम बताया, इन्होंने फिर भी 8-10 करके इनिंग्स खेल के रखे होंगे, मैक्सिमम 6-8 करके। लेकिन यहाँ पे मामला और भी संगीन था। यहाँ पे तो 4-5 से ज़्यादा किसी ने इनिंग्स खेला ही नहीं, और बहुत ही वास्ट मेजोरिटी ऑफ द प्लेयर्स को यहाँ पे खेलने का मौका दिया था डॉल्फिन्स के प्लेयर टीम ने। तो इसका मिक्स्ड रिजल्ट हुआ है, जैसे कि आपने ऊपर भी देखा कि चौथे स्थान पर उन्होंने ख़त्म किया। उस तरह से डोमिनेट वो नहीं कर पाए, क्यों ऐसा करा है मुझे बिल्कुल पता नहीं है। लेकिन जो भी हो, वो जो है सो है। और है ये कि बहुत सारे प्लेयर्स को ज़्यादा मौका नहीं मिला था, जो मेन प्लेयर्स हैं। लेकिन जितने मैचेस उन्होंने खेले थे, उनमें से भी साढ़े एलवी 3 में से 2 बार 50+ स्कोर था। एक में भी जो 50+ स्कोर उनका नहीं भी था, तब भी उन्होंने 40+ स्कोर बनाया हुआ था। कीगन पीटरसन, ग्रैंड रॉल्सन, खाया जोंडो, ईथन बॉस, सारे के सारे अच्छे फॉर्म से वहाँ से होकर आ रहे हैं। बाकी बहुत सारे प्लेयर्स नहीं खेले थे उस मैचेस में कंसिस्टेंटली, तो उनका कुछ नाम हम बता नहीं सकते हैं। बाकी ऊपर जो हेड टू हेड की हमने रिकॉर्ड्स या हिस्ट्री देखे हैं, वहाँ से जो जो प्लेयर्स हमारे टीम में ऑलरेडी आ गए होंगे, वो है ग्रैंड रॉल्सन, सारेल एलवी, केशव महाराज। ये 3 ऑलरेडी आपकी टीम, और शायद खाया जोंडो भी। खाया जोंडो थोड़े से अनप्रेडिक्टेबल प्लेयर होते हैं, इनके बारे में ज़्यादा कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ये मेरा एक्सपीरियंस है। आप जब भी इनके बारे में सोचते हो कि नहीं इनके रिकॉर्ड्स हैं चलो ले लेते हैं, उस दिन आपको शायद ये कुछ करते हुए नहीं दिखते हैं। लेकिन ऐसे कुछ मैचेस में जहाँ पर उनके रिकॉर्ड्स नहीं होते हैं, वहाँ पर ये बहुत बड़ा कुछ कर जाते हैं। हालांकि 4 डे मैचेस में अच्छे फॉर्म से गुजरे हैं, इन्होंने एक 200 रन का इनिंग्स भी खेल के रखा हुआ था। तो ये समझ लो 3-4 प्लेयर्स के हमने रिकॉर्ड देखे हैं। बाकी प्लेयर्स के बारे में बताता हूँ। कीगन पीटरसन, ये पहले खेलते थे नाइट्स के होकर। ठीक है। लास्ट एडिशन का जो टूर्नामेंट हुआ था, वहाँ पे ये डॉल्फिन्स की टीम से जुड़े थे, लेकिन वो टूर्नामेंट इस तबीयत से नहीं हुआ, तो हम कुछ ज़्यादा बता नहीं सकते। जब वो नाइट से और खेलते थे, ठीक ठाक सा था। मैं बहुत खास कुछ नहीं कहूँगा, कभी कभार रन है कभी कभार नहीं, ऐसा था। खास कुछ मैं नहीं बताऊँगा। डेविड मिलर, इस ग्राउंड पे इनके रिकॉर्ड्स अच्छे रहे हैं अगर हम इंटरनेशनल फॉर्मेट की बात करें। ठीक है। यहाँ पर हो सकता है कि नंबर 4-5 तक उनको बैटिंग मिल जाए, इंटरनेशनल में और भी नीचे बैटिंग मिलता था, और ज़्यादा गेंदें भी नहीं मिलती थी, तो इसीलिए खास कुछ वो कर नहीं पाते थे। लेकिन जब भी मौका मिला है, इन्होंने अच्छा करा है। ठीक है। ये पहले भी जब इस फॉर्मेट में खेले हैं, इन्होंने जब भी मौका मिला है, इन्होंने डिपेंडेंसी दी है, रन बना के रखा हुआ है। खाया जंडो मैंने आपको पहले बताया, थोड़ा सा इनकन्सिस्टेंट है, ज़्यादा कुछ आप बता नहीं सकते हैं। जेसन स्मिथ, बॉलिंग कराएंगे या नहीं ये बता पाना मुश्किल है, लेकिन काफ़ी बढ़िया फॉर्म से ये भी गुजरे हैं। शॉर्टर फॉर्मेट से T20 में इन्होंने बहुत ही बढ़िया करके रखा हुआ था। काफ़ी पॉसिबिलिटी है काफ़ी लोग इनको कैप्टन बना के आए। बॉलिंग कराएंगे या नहीं, इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है, लेकिन मुझे लगता है कि इनसे बॉलिंग करानी चाहिए। अगर हम काउंट करेंगे तो टीम के पास फिजुक वायो, यहाँ से ईथन बॉश, बाटमन के रूप में 3 पेसर्स हैं, और यहाँ पे 2 स्पिनर्स भी हो जाएंगे। लेकिन पूरी मुझे लगता है कि इनसे हो सकता है कि टीम आपको बॉलिंग कराते हुए दिख जाए। इसके अलावा फेलुक बायो एक और इम्पॉर्टेंट प्लेयर हैं, ये भी जनरली अच्छा करते हैं इस ग्राउंड पे। लास्ट जो 1 डे मैच इन्होंने खेला था, मेरे ख्याल से पाकिस्तान के अगेंस्ट में या इंग्लैंड, ऐसा कुछ था शायद, उन्होंने काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस करके रखा हुआ था। और वाइट बॉल क्रिकेट में आप फेलुक बायो को हमेशा कंसिडर करना चाहते होंगे। ईथन बॉश एक और प्लेयर है जो हाईएस्ट विकेट टेकर रहे थे डॉल्फिन्स के होकर, जितने मैचेस उनको खेलने मिले थे वहाँ पर उन्होंने काफ़ी प्रभावित कर रखा हुआ है, थोड़ी सी बैटिंग कर सकते हैं। केशव महाराज मस्ट हैव है। प्रणल सुब्रन एक ऐसे बॉलर हैं जिनसे आप ज़्यादा विकेटों की उम्मीद नहीं रख सकते हैं। अगर ये बैटिंग पे कुछ कर देते हैं तो अलग बात है, बाकी ये बहुत बड़े विकेट टेकर नहीं है। ये आपको इकोनॉमी का बोनस देखे जाते हैं। इनका काम होता है डिफेंसिव काम, इनका काम होता है एक तरफ से रनों को रोक के रखना, उसका फ़ायदा सामने वाले जो उनके स्पिनर होते हैं, चाहे वो महाराज हो जाए, चाहे वो मुतुसामी हो जाए, जो भी खेले उनको हेल्प मिलता है।
ठीक है, ये एक तरफ से सिकंजा कस के रखते हैं, प्रेशर बना के रखते हैं, उसका फ़ायदा बाकी बॉलरों को मिलता है। इसीलिए फैंटेसी में शायद सुब्रायन आपके लिए उतने काम पे नहीं आए। और उसके बाद बाटमन है, इसके अलावा डुपा विल और मुंगरू जैसे प्लेयर्स भी हैं जिनको भी खिलाया जाता है बाटमन के जगह पे। लेकिन जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि यहाँ पे इनके टीम में जो पेसर्स होते हैं वो ज़्यादा कुछ इफेक्टिव होते नहीं, कभी कभार एक दो विकेट शायद निकाल के दें, लेकिन उससे कंसिस्टेंट कुछ परफॉर्मेंस हमको उनसे देखने को नहीं मिलता है। तो हमारी टीम में जो प्लेयर ज़रूर से होंगे, ग्रांड रॉलिप्सन होंगे, आर एरवी होंगे, मिलर कोशिश करना बैटिंग फर्स्ट में लेके चलने की, बैटिंग सेकंड में आप सोच सकते हो। जेसन स्मिथ बॉलिंग कराएंगे या नहीं मैं गारंटी नहीं दे सकता, बाकी ठीक ठाक रहा है, इनको काफ़ी लोग कैप्टन बना सकते हैं, बॉलिंग भी करा सकते हैं, तो आप लेके चल सकते हो। महाराज मस्टैफ है, और अगर आप यहाँ पे फेलुक बायो को ले रहे हो तो शायद जेसन स्मिथ को नहीं ले पाओगे, और इथन बॉश एज एन बॉलिंग ऑलराउंडर आप इनको कंसिडर कर सकते हो। बेंच पे केरविन मुंगरू, डिपा विलन जैसे ऑप्शंस होंगे जिनको मुझे लगता है अगर खिलाया जाता है तो ये ईथन बॉश बाटमन के स्पेस पे खिलाया जा सकता है, जिनका भी मुझे बहुत बड़ा कोई रोल नहीं दिख रहा है। क्या होता था पहले डॉल्फिन्स की तरफ से अगर मैं बताऊं तो ये जनरली 3 स्पिनर्स के साथ आते थे, ठीक है, सुब्रायन, महाराज और मुतुसामी रहते थे। अभी मुतुसामी नहीं है तो तीसरा स्पिनर मुझे उस तरह से दिख तो नहीं रहा है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि जॉन डो आपको बॉलिंग कराते हुए दिख जाए अगर टीम को तीसरा स्पिनर चाहिए तो, क्योंकि हिस्ट्री रहा है ये डॉल्फिन्स का कि जनरली वो 3 स्पिनर्स के साथ आते हैं। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि पॉसिबिलिटी है कि जॉन डो को कहीं ना कहीं जगह पे कुछ ना कुछ ओवर्स जो है कराते हुए दिख जाए, तो देखना पड़ेगा। बाकी महाराज, सुब्रायन तो है ही इनके पास जो इनके लिए फ्रंट लाइन स्पिनर्स होंगे। कैप्टन वाइस हम चॉइस की बात करें तो मार्करम, डे ब्रुइन के साथ लोग जा सकते हैं टाइटंस की तरफ से। अगर हम बताएं तो मार्करम को लोग जानते हैं कि ये बॉलिंग भी कराते हैं और वैसे भी इंटरनेशनल सर्किट में इनका नाम हमें काफ़ी हो चुका है, तो पॉसिबिलिटी है। और उसके बाद शामशी, कॉर्बिन बॉश, शामशी का रिकॉर्ड रीज़न काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि अगर बहुत ज़्यादा विकेट्स वो नहीं निकालते हैं तो शायद इतना इफेक्टिव नहीं हो, लेकिन फिर भी एक सेफ कैप्टन चॉइस हमेशा ही बने रहेंगे ये इस ग्राउंड पे। और कॉर्बिन बॉश उसके बाद एक जेनुइन ऑलराउंडर है, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, इनफॉर्म ऑलराउंडर आप ढूंढ रहे हो तो आप इनके साथ जा सकते हो। और उसके बाद एल्गार, क्लासन जैसे ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल होंगे। और डॉल्फिन्स की तरफ से जेसन स्मिथ और फेजुक बायो दो ऑलराउंडर्स हैं। हालांकि स्मिथ कितनी बॉलिंग कराएंगे वो मैं गारंटी नहीं दे सकता, हालांकि कराना तो चाहिए लेकिन कितनी कराएंगे वो देखना पड़ेगा। और वैसे भी मुझे लगता नहीं कि यहाँ पर उनकी बॉलिंग बहुत काम पे आने वाली है। फेजुक बायो लेकिन काफ़ी डिसेंट ऑप्शन है, ये जेन्युइन कैप्टन मटेरियल हो सकते हैं आपके लिए। और उसके बाद सारेल एलवी, महाराज, ये दोनों ऑप्शन है। महाराज बॉलरों में से, सारेल एलवी बैटिंग से कंसिस्टेंटली पॉइंट है, लेकिन थोड़ा सा रिस्की ये हो जाता है कि ये बैट्समैन है, अगर कहीं पे जल्दी निपट गए तो आपके लिए कैप्टनसी का बहुत बड़ा ऑप्शन लॉस हो सकता है। लेकिन बड़ी लीग में पहले कैप्टन मतलब बैट्समैनों में से डॉल्फिन्स तरफ से आपके लिए चॉइस होना चाहिए। और वहाँ से रॉयल ऑप्शन धमाकेदार उनके रिकॉर्ड है हेड टू हेड में, और ईथन बॉश की भी आप कंसिडरेशन में रख सकते हो अगर आपको स्पेस मैनेज हो रहा है तो। अच्छा, तो बेसिकली इस तरह का स्ट्रक्चर मैंने अभी तक बनाया है। अभी तक फैंटेसी साइट्स ने डीन एल्गार और एडन मार्करम को ऐड नहीं करा है, जिसका रीज़न मुझे नहीं पता क्यों। अगर वो खेल मतलब अगर उनको ऐड करा जाता है, खेलेंगे तो वो ऑफकोर्स, तो आपको उनको ऐड कर देना है यहाँ पे अपने टीम में, ठीक है। ये बैट्समैन के जगह पे भी आप 2 प्लेयर्स को ऐड कर सकते हो, या फिर कम से कम मार्करम को ऐड करके आप डीन एल्गार के जगह पे यहाँ पे ईथन बॉश को भी ले सकते हो जो एक्स्ट्रा बॉलर के तौर पे, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। जेसन स्मिथ का मैं गारंटी नहीं दे सकता कि ये बॉलिंग करेंगे या नहीं। अगर ये बॉलिंग नहीं कराते हैं तो शायद उतना इफेक्टिव ये नहीं भी हो, लेकिन क्योंकि काफ़ी लोग हो सकते हैं जो स्मॉल लीग में जो कैप्टन बना के ले आए, तो इसीलिए मैंने रख के रखा है। अगर आप जेसन स्मिथ का जो है चांस ले सकते हो तो खाया जॉन्डो को ऐड कर लेना, क्योंकि खाया जॉन्डो की पॉसिबिलिटी है कि वो बॉलिंग कराए। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि डॉल्फिन्स जनरली 3 स्पिनर्स के साथ खेलती है, तो कहीं ना कहीं क्योंकि तीसरा स्पिनर इनके पास नहीं है और ब्रीस पार्सन्स को भी वो नहीं रखा है स्क्वाड में उन्होंने, तो एक पॉसिबिलिटी बन जाती है कि खाया जोंडा कुछ ओवर की ही सही बॉलिंग कराते हुए दिख जाए। और वैसे ही बैटिंग से उनके रिकॉर्ड्स बहुत बुरे नहीं हैं, भले ही इनकन्सिस्टेंट है, अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन कभी कभार रन उनके हैं और रख सकते हैं हम अगर आप चाहें तो। और बॉलिंग का भी पॉसिबिलिटी है, इसीलिए बाकी मैंने आप देख सकते हैं ज़्यादा पेसर्स रखा नहीं है। कॉर्बिन बॉश को रखा है, ये बैटिंग क्वेश्चन दे देंगे। फेलुक भाई तो वैसे भी ऑलराउंडर सेक्शन में है। दोनों कीपर्स को मैंने रखा है, हेनरिक क्लासन फॉर्म से गुजर रहे हैं, रॉयल ऑप्शन के रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं, फॉर्म भी ठीक ठाक है, तो मैंने रख लिया है। बैटिंग में सारे डेलवी, थॉर्नेस डेब्रॉयन जो मेन मेरे लिए बैट्समैन है, और जेसन स्मिथ क्योंकि ये बॉलिंग भी करा सकते हैं, ठीक है। आप जेसन स्मिथ के साथ या जेसन स्मिथ के जगह पे जॉन डो को रख सकते हो, और बाकी एल्गार और मार्करम अगर खेलते हैं तो आप उनको ऐड कर सकते हो। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें तो अगर आपको बॉलरों में से देखना है, अगर आपको सेफ कैप्टन चॉइस चाहिए कि नहीं मुझे ज़्यादा सोचना नहीं है, मुझे कंसिस्टेंट कुछ पॉइंट्स चाहिए, अगर वो मुझे मिल जाए तो बाकी मेरा टीम तैयार हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा अगर आपका सोचना है तो तबरेज शामशी, केशव महाराज दोनों टीम के 2 मेन स्पिनर्स आप उनको कैप्टन बना सकते हो। मेरा ऐसा मतलब प्रिडिक्शन है कि मिनिमम 50-60 पॉइंट्स कहीं ना कहीं से वो दिखे जाएंगे, ठीक है। ज़्यादा या कम हो सकता है, लेकिन और 50-60 और आप पॉइंट इनसे उम्मीद रख सकते हो।
इसके अलावा जो ऑप्शंस हैं एंजिल फेलुकबायो, इनके अच्छे रिकॉर्ड्स हैं और ये उतना ज़्यादा पेस से बॉलिंग कराते नहीं हैं, ये भी थोड़ा स्विंग के ऊपर डिपेंड करते हैं कुछ हद तक। फ्राइलिंग की तरह उतना क्वालिटी तो नहीं है, लेकिन वो मुझे लगता है रोल ये प्ले कर सकते हैं। फ्राइलिंग का जो रोल प्ले रहा करता था टीम में, और ये बैटिंग क्वेश्चन भी दे देंगे आपको। मार्करम बहुत बढ़िया ऑप्शन है आपके लिए और मुझे हाई पॉसिबिलिटी लग रही है कि ये आपके लिए बॉलिंग करा के देंगे। बैटिंग से उतना खास कुछ तो वो कर नहीं रहे हैं, लेकिन ये आपको बॉलिंग क्वेश्चन दे सकते हैं और काफ़ी लोग हो सकते हैं जो इनको कैप्टन बना के ले आए। ये जो मैंने ऑप्शंस आपको बताई ये है सेफ ऑप्शंस, ठीक है। कुछ ना कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ से ज़रूर से मिल जाएगा। रिस्की और ऑप्शन अगर आपको देखना है तो ग्रैंड रॉल्सन, इनकी हिट टू रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है और कीपिंग के पॉइंट्स भी देंगे, और कॉर्बिन बॉश जो आपको दोनों तरफ से पॉइंट्स देते हैं, लेकिन क्योंकि ये पेसर है तो इसीलिए मैं उतना सा प्रायोरिटी नहीं दे रहूँगा। लेकिन ग्रैंड रॉल्सन एक बहुत ही बढ़िया पंट आपके लिए बन सकते हैं कैप्टनसी के मामले में, बाकी टीम में काफ़ी लोग रख सकते हैं वैसे भी, ठीक है। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना क्योंकि लास्ट टाइम पे सारी अपडेट्स वगैरह वहीं पे आने वाली है। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड बाय फॉर नाउ।